ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखता है ये सवाल, और एक इससे नेक्स्ट वाला जो सवाल मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जानकारी है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के बारे में। सरकार ने इसे फिलहाल वापस ले लिया है। वापस ले लिया है से मतलब है संसद के अंदर पहले इसको प्रस्तुत किया गया था, अब इसे वापस ले लिया है। इसको पहले आसान भाषा में समझ लो। देखो होता क्या है कि हमारी संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 लोग होते हैं। जो लोकसभा है इसको हम जन आम सभा के नाम से समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट इलेक्टेड एमपी जाते हैं। साथियों, लोकसभा के अंदर बहुमत जिसका होता है उसी की सरकार होती है। वर्ष 2019 में हमारा जो निजी डेटा है इसके संरक्षण के प्रयास के लिए भारत सरकार के द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया था। कब लाया गया था? 2019 में लाया गया था। से क्या मतलब होता है? मतलब था कि लोकसभा में सरकार ने अपने द्वारा एक चीज प्रस्ताव जो है वो सामने रखा कि साहब हम चाहते हैं कि व्यक्ति का निजी डेटा जो है ना उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। निजी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए थे। उन 2019 में रखे गए बिल को, जो कि राज्यसभा से पास नहीं हुआ था, केवल लोकसभा में ही आया था, उसे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? जब कोई बहुत बड़ा बिल आने वाला होता है तो उसके अंदर कोई भी इफ एंड बट, किंतु परंतु, कोई भी ऐसी चीज जो बाद में दिक्कत खड़ी कर दे, उससे बचने के लिए संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की मिलाकर समिति बनाई जाती है। ये संसद, ये समिति उस बिल के सभी प्रावधानों पर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है। विचार विमर्श के बाद में ये अपना सुझाव वापस से लोकसभा को सौंपती है और कहती है कि इन इन मुद्दों पर हम संशोधन प्रस्तावित करते हैं, कृपया करके इन्हें संशोधित करके फिर से बिल को प्रस्तुत करें। सरकार के ऊपर है कि वो संशोधन स्वीकार करे अथवा ना करे, लेकिन सामान्यतया मोरल ऑब्लिगेशन में सरकार उन बातों को मान लेती है। आज अपडेटेड न्यूज ये है कि 2019 के अंदर लोकसभा में लाकर रखा गया जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, सरकार ने संशोधनों के चलते उसमें इतने ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि सरकार को इस बार फिर से लोकसभा से उस बिल को वापस लेना पड़ गया। वापस लेना पड़ गया से मतलब यह है कि सरकार ने कहा कि साहब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी जो आपने परिवर्तन सुझाए हैं इनको कर लेते हैं, फिर वापस लेकर आ जाएंगे। तो आइए डिटेल से जानते हैं पूरी कहानी को। क्या है ये पूरी कहानी, आजते हैं, समझते हैं। तो आज का स्टेटस क्या है? सरकार ने इस बिल को लोकसभा से वापस ले लिया है, अर्थात अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल चर्चाओं में तो होगा लेकिन संसद में नहीं होगा। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब ये होता क्या है साहब? डेटा प्रोटेक्शन बिल है क्या? देखिए, आपको जैसे मालूम होगा कि आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, हमारी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन इस समय ऑनलाइन अवेलेबल है। आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत है पैसा। पैसे के लिए आप जो भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं वो ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, और वो ऑनलाइन यूज हुआ पासवर्ड किसी भी इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर डला हुआ है। आपका वो पासवर्ड जो आपने बहुत ही खूबसूरती से कहीं डाला था, आपने कई बार देखा होगा गूगल पर आपसे वो पूछता है कि क्या आप अपने इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं। कई बार आप भविष्य में उसे याद ना रखें, कहीं भूल ना जाएं, इसलिए आप उसे सेव भी कर देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन तो हैं लेकिन वो अवेलेबल सबके पास हैं। आपको लगता है कि आपने अपना डेटा वेबसाइट पर सुरक्षित किया था, लेकिन वेबसाइट ने आपकी वो सारी जानकारी अपने पास सुरक्षित रख ली। कई बार आपको लगता होगा कि हम लोग अमेज़न पर जाते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो हमारी मेल आईडी क्यों मांगता है? क्योंकि वो आपकी मेल आईडी को और आपके फ़ोन नंबर को अपने पास एज ए पर्सनल डेटा यूज़ करना चाहता है। बहुत सारी जगह पर आपके पहचान पत्र भी मांगे जाते हैं, उनको भी कई जगह पर स्कैन करके स्टोर किया जाता है। साथियों, क्या आपको नहीं लगता कि जगह जगह आपको अपनी इंफॉर्मेशन साझा करनी पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं ये आपकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसा आपको तो लगता ही होगा, सरकार को भी ऐसा लगा था, और सरकार को ऐसा लगा तभी अगस्त 2017 के अंदर एक समिति बनाई गई, और उस समिति का नाम था BN श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी। इस BN श्री कृष्णा एक्सपर्ट कमेटी ने अपने द्वारा रिकमेंडेशन देकर के जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क कि हम पर्सनल डेटा को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को
इस कमेटी ने सरकार के सामने सबमिट किया कि साहब आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2019 में सरकार ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मानते हुए लोकसभा में इस प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया। लोकसभा में यह बिल पहुंचा। लोकसभा के बाद में इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दिसंबर 2019 से यह बिल गया हुआ था। इस कमेटी ने दिसंबर 2021 में यानी 2 साल बाद अपने द्वारा अमेंडमेंट करके सरकार के सामने यह जानकारी सौंपी कि हम इसमें ये परिवर्तन सुझाते हैं। सरकार ने उन सब चीज़ों को पढ़ा और पढ़ करके फिर यह सोचा कि साहब एक काम करते हैं कि इतने ज़्यादा परिवर्तन इस कमेटी ने हमें बता दिए हैं कि साहब अगर इन परिवर्तनों को कर दिया गया तो इस प्रकार से हमारा ये बिल जो है वो ओरिजिनल बिल नहीं रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। तो फिलहाल के लिए हमारे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने बुधवार को कहा कि हमने इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। एक इंडियन पॉलिटी का बहुत बढ़िया सवाल बनता है। सवाल बनता है कि अगर किसी बिल को वापस लेना हो तो उसका तरीका क्या होगा। इसका भी तरीका वोटिंग वाला ही तरीका होता है। जैसे बिल पास कराने के लिए आपको प्रोसीजर अपनाना होता है, ऐसे ही बिल को वापस लेने के लिए भी तरीका अपनाना होता है। और आपने उसे ध्वनि मत से वापस ले लिया और इस स्थिति को पीछे की तरफ खींच लिया। इस डेटा प्रोटेक्शन बिल में था क्या ऐसा जिसमें बहुत सारे परिवर्तन सुझा दिए गए? ऐसा इसमें क्या था? सबसे पहले इसके अंदर जो किया जा रहा था कंज्यूमर के लिए वो था कि इसका जो डेटा है ना, वो केवल आपसे पूछ करके ही लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका डेटा किसी ने सेव कर लिया, अब उसका वो यूज कर रहा है। आपसे पहले वो पूछेगा कि क्या मैं आपका डेटा यूज कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसमें यह कहा गया कि यदि किसी ने किसी के पर्सनल डेटा का मिसयूज किया तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। नंबर तीसरा, यह कहा गया कि जो भी डेटा है किसी व्यक्ति का, उसे 3 भागों में बांटा जाएगा। पहले जनरल डेटा, दूसरा सेंसिटिव डेटा और तीसरा क्रिटिकल डेटा। यानी डेटा का कैटेगराइजेशन किया जाएगा, फिर उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा किसको कहां रखना है। इसके बाद में गवर्नमेंट के हिस्से में क्या आया? ये तो आपके हिस्से में था कि आपका डेटा 3 प्रकार का हो गया। फिर सवाल बनता है कि गवर्नमेंट के हिस्से में क्या आया? तो गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू ऑब्टेन एनी यूजर्स नॉन पर्सनल डेटा फ्रॉम कंपनी। मतलब ध्यान से देखिए कि आपका जो निजी डेटा नहीं है, निजी से मतलब आपकी एज, रेटिना, आपकी हाइट, इस प्रकार का डेटा नहीं है। उसके अलावा आपकी चॉइसेस का डेटा है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं, इस प्रकार का जो डेटा है ये सरकार कभी भी किसी कंपनी से मांग सकती है। नंबर 1। नंबर दूसरा, यह बिल ये डिसाइड करता है कि सभी प्रकार के फाइनेंशियल और क्रिटिकल डेटा जो हैं वो केवल इंडिया में ही स्टोर किए जाएंगे। अब क्या होता है ना, आप में से कईयों को ये बात नहीं पता होगी। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पर जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो कंटेंट जो अपलोड किया गया है वो कंटेंट वेबसाइट पर नहीं है, वो वहां से निकलकर किसी डेटा स्टोरेज में जाकर सेव हो गया है। चूंकि बहुत सी कंपनियां अमेरिकन हैं, इसलिए वो डेटा भारत के बाहर किसी ऐसे देश में जहां पर डेटा को स्टोर करना सस्ता पड़े और कंपनियों के लिए सुरक्षित रहे, वहां पर सेव किया जाता है। भारत सरकार ने प्रावधान रखा कि जो कंपनी देश के अंदर फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर रही हैं वो अपना सारा डेटा इंडिया में ही सुरक्षित रखेंगी, यानी इंडिया से बाहर लेकर नहीं जाएंगी। इसके अलावा नंबर तीसरा था कि सेंसिटिव डेटा, हमने 3 प्रकार का बताया था, जर्नल, सेंसिटिव और क्रिटिकल। जर्नल के बारे में बात हो चुकी है, सेंसिटिव के बाद क्रिटिकल के बारे में बात हो चुकी है। अब सेंसिटिव के बारे में बात सुन लीजिएगा कि अगर यह डेटा इंडिया से बाहर ले जाना चाहती है कोई कंपनी तो पहले उसे सरकार से पूछना होगा, तभी जाकर के वो उस डेटा को बाहर ले जा पाएगी। नंबर तीसरी चीज, कंपनीज के लिए क्या किया गया? कंपनीज के लिए कहा गया कि सोशल मीडिया फर्म जो हैं वो वॉलंटरली वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाएंगी यूजर्स के लिए। मतलब ये है कि आप में से कई बार आपने देखा होगा कि आपका वेरिफिकेशन करवाया जाता है कि आप वही हैं। वेरिफिकेशन के नाम आपकी ईमेल के ऊपर लिंक भेजा जाता है, आपके नंबर पर लिंक भेजा जाता है ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि आप वही हैं। जबकि वास्तविकता में वो चाह क्या रहे हैं? आपका डेटा सिक्योर कर लेना कि हां बेटा ये तुम्हारा ही नंबर है। ऐसी स्थिति में यह वाला काम वॉलंटरली करवाना था, कंपनियों से कहा गया था। शेयरिंग डेटा विदाउट कंसेंट, यदि किसी कंपनी ने किसी का डेटा किसी के साथ शेयर किया तो उसके ऊपर मिनिमम 15 करोड़ रुपए का पनिशमेंट लगेगा, या फिर उस कंपनी का जितना भी टर्नओवर है उसका 4% उसके टर्नओवर का पेनल्टी लगेगा। इसके अलावा डेटा ब्रीच और इनेक्शन विद एंटेल ए फाइन ऑफ ₹5 करोड़। यदि किसी प्रकार से किसी का डेटा
निकल करके कहीं लीक हो गया तो उसके ऊपर कम से कम 5 करोड़ रुपए का पेनल्टी या फिर 2% उसका जो ग्लोबल टर्नओवर है उसकी पेनल्टी के रूप में अप्लाई किया जाएगा। ये इस बिल के अंदर प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बिल के जो प्रावधान थे, कृपया करके जो भी विद्यार्थी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस पूरी की पूरी स्लाइड को अपने पास याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। हालांकि मैं इसे क्लास पूरी होने के बाद पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर भी डालूंगा, लेकिन फिर भी आप इसे कृपया करके नोट कर लें। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर की गई। अब सवाल बनता है तो फिर इसको हटा क्यों दिया गया? अगर ये इतना ही अच्छा था तो इसे हटा क्यों दिया गया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये 2019 में गया था, उस कमेटी ने इसमें 81 संशोधन प्रस्तावित कर दिए। कितने? 81 अमेंडमेंट प्रस्तावित कर दिए और साथ में 12 रिकमेंडेशंस बनाकर दे दी। 12 रिकमेंडेशन की साहब ऐसे ऐसे इसमें कर लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। यानी मूल रूप में इतने परिवर्तन आ गए। 81 अमेंडमेंट। आप सोचो जैसे कोई फिल्म है, उसके अंदर 81 जगह कट लगा दिया जाए तो वो फिल्म बचेगी ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद में 12 रिकमेंडेशन की, इसमें ये और कर लिया जाए तो बढ़िया होगा। तो बिल अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं रहा, वो खत्म हो गया। इसके साथ साथ जो कंप्लायंस इंटेंसिव था, मतलब कि कंप्लायंस इंटेंसिव बाय स्टार्टअप और कंट्री, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो इन सब चीजों को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। पता चले कोई बेचारा नया स्टार्टअप है, उसने, अब जैसे बहुत सारी एडटेक कंपनियां हैं। एडटेक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं, वो बच्चों का बहुत सारा डेटा अपने पास रखती हैं। अब पता चल रहा है कि उस कंपनी के पास से कोई डेटा लीक हो गया। डेटा लीक हो गया और आपने पेनल्टी लगा दी 5 करोड़। इतना तो उस कंपनी ने रेवेन्यू नहीं किया, आपका पनिशमेंट उससे कहीं ऊपर लग गया। ऐसी स्थिति में स्टार्टअप के साथ में यह बहुत बड़ा लॉस फैक्टर हो सकता है। इसके साथ साथ जहां सरकार ने यह कहा कि यह सारा की सारा डेटा आपको इंडिया में ही रखना पड़ेगा, इससे फिर एक चैलेंज खड़ा हो गया कि अगर आप इंडिया में ही डेटा रखवाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार फिर इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर दे। पता चले किसी और को सस्ते में सरकार की तरफ से किसी आदमी ने निकाल करके दे दिया। इसके बाद में जो मेजर पुशबैक है वो था स्टेक होल्डर्स की तरफ से, मतलब बड़ी कंपनीज जो हैं, फेसबुक या इंस्टा जैसी जो कंपनी है या फिर यूट्यूब गूगल जैसी कंपनी जो है, वो कहेंगी कि साहब आप हमारा इतना सारा डेटा इंडिया में भी रखवाओगे, हम बाहर भी रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से भी सरकार के ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2017 से प्लानिंग चल रही है, 2022 आ गया, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो मोरली सरकार इसके अंदर पिट चुकी थी। सरकार को लगा इससे अच्छा है कि अब लेकर आएंगे, इसको हटा ही देते हैं, फिर नया फ्रेश ला करके एकदम खटाखट पास कराते हुए ले जाएंगे। इस प्रकार से सरकार ने इस चीज को यहां से हटा लिया है। इसके ऊपर फिलहाल एक सवाल भी बना है, यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर आया है फिलहाल, राइट टू प्राइवेसी को आप कहां रखते हैं, क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में राइट टू प्राइवेसी जो है वो मूल अधिकार के रूप में कंसीडर किया गया है। ठीक है ना। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।